बिल्कुल, कि विदेश व्यवहार नीति को भारत का ही साधना रहेगा। जो है वो सबसे बड़ी चुनौती बालन शाह के सामने रहने वाली है। वो क्यों सोचेंगे कि मेरे को चाइना को अलग करना है? वो यही सोचेंगे कि मुझे भारत को भी साधना है, चाइना को भी साथ के रखना है, क्योंकि वो सबके साथ में रिश्ते जो है मधुर रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो ये जरूर सोचेंगे कि कौन उनके लिए फायदेमंद है, कौन उनके लिए खतरा हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से चाइना की विस्तारवादी नीति है उससे नेपाल की संप्रभुता को भी खतरा हो सकता है। अमीन साहब से समझने की कोशिश करते हैं। अमीन साहब, अभी जब भूषण दीवान जी कह रहे थे तो वो कह रहे थे कि भारत और नेपाल जो है बड़े भाई छोटे भाई हैं, लेकिन ये बातें वहां पर लोगों को चुभती हैं। वो कहते हैं कि जब भाई भाई हैं तो बड़ा भाई छोटा भाई क्यों है? साथ ही साथ में जिस तरह से अभी कंसल्टिंग एडिटर हमारे गोविंद ठाकुर जी ने बताया रिश्तों को लेकर के भारत और नेपाल के, समझना मैं आपसे ये चाहता हूं कि जब अब नए प्रधानमंत्री नेपाल में बन गए हैं तो भारत को अगर साधना है तो भारत को पुराने जो विवाद हैं उनसे भी बाहर निकलने की जरूरत है। यहाँ पर काला पानी, लिपियाधुरा, लिपुलेख को लेकर के अब बालन शाह की सोच कैसी है वो जग जाहिर हो चुका है। जब वो काठमांडू के मेयर थे तो भारत क्या करे ऐसे में? किस तरह से भारत जो है नेपाल के साथ में रिश्ते अच्छे करे ताकि रोटी बेटी का रिश्ता भी मजबूत हो और बफर स्टेट के तौर पर नेपाल की अहमियत भारत के लिए अहम है और नेपाल भारत की तरफ झुकता हुआ नजर आए। देखिए, उसकी जो आवश्यकता है भारत को भी है और भारत की आवश्यकता उसको भी है। बिल्कुल। लेकिन उसके सामने अंतर्राष्ट्रीय एक सिनेरियो है जहां उसको अपनी उपस्थिति दर्ज करनी है। ये बड़ा भाई कहने से या बेटी रोटी रिश्ता कहने से या कहने से कि वो हिंदूवाद है तो वो हमारा भाई हो गया, ये सब नहीं चलता है डिप्लोमेटिकली। मैं आपको क्लियर कर बता दूं, ना ये आर्मी में चलता है ना डिप्लोमेट्स के साथ में चलता है। टू द स्ट्रेट, आप जैसे हैं, आप हमारे साथ कैसे हैं, हम आपके साथ वैसे हैं। टिट फॉर ट्रैट है, जो हमारी सामने की बात हो रही है उस हिसाब से हमें उनको प्रोटोकॉल देना पड़ता है, उस हिसाब से हमें व्यवहार करना पड़ता है। देखिए, हम जो एक प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो उसके साथ में हमारे प्राइम मिनिस्टर की ये पड़ोसी के नाते ड्यूटी बनती थी कि उन्होंने उनको एक बधाई संदेश दिया। और हर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति एक दूसरे को बधाई देते हैं, उन्होंने हमारे यहाँ भी दी होगी, ऐसा नहीं है। तो ये जो बधाई संदेश चलते हैं वो अपनी जगह हैं। उसके साथ में आप सीट पे बैठने के बाद एज ए प्राइम मिनिस्टर उनके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं उनकी अपने देश की, वो देखने वाली है। और उन चुनौतियों को उनके सामने किस तरह देखा जाएगा, किस तरह रखा जाएगा, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है देश की, उनकी और क्या स्थितियां हैं, उनके क्या क्या सामने पॉइंट्स रखे गए हैं। ये जनसेट से मिली हुई सत्ता है। आज हर युवा वर्ग चाहेगा उसको नौकरी मिले, हर युवा वर्ग चाहेगा उसको काम मिले, हर युवा वर्ग चाहेगा उसको आज़ादी मिले। तो उनको कुछ ऐसे नियम और कायदे कानून लाने होंगे जो कि हर युवा के लिए भी होगा, हर नेपाली के लिए भी होगा और हर पढ़ने वाले बच्चे के लिए भी होगा और वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनकी सुख सुविधाओं के लिए भी होगा। जब तक ये नहीं करेंगे तब तक ये पॉपुलर लीडर वहाँ पे नहीं हो सकते। चुना जाना एक अलग बात है, उसके बाद प्रैक्टिकली साबित होना। आज देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री को चुनने के बाद 14 के बाद आज उनका क्या स्तर है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, क्या स्थिति देश की है, इकोनॉमिक स्थिति में हम कहाँ पर हैं, चौथे नंबर पे हैं और हर मामले में हम ऊंचाइयों पर हैं। तो अगर वो देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए और उन्हें चुनने के बाद उनको अपने देश की स्थिति देखनी होगी, पड़ोसियों की स्थिति देखनी होगी, किससे हमारे क्या संबंध रहे हैं और किससे हमारे कैसे संबंध होने चाहिए। जिसका उदाहरण के सामने नई सरकार बनी है अभी बांग्लादेश की है, वो किसी के सहयोग से बनी हो, कैसे बनी हो, लेकिन वहां भी इसी तरह से उथल पुथल सरकार बनी और एक यूथ लीडर कहना जाएगा उस कंट्री का जो भागा हुआ था बाहर विदेश में, वो आने के बाद वहां पर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की सत्ता संभाली और हमारे देश से संबंध सुधरे। उनको समझ में आ गया कि भारत उनके लिए एक इम्पोर्टेंट कंट्री है और इनको भी समझ में रखना पड़ेगा कि भारत एक इम्पोर्टेंट कंट्री है, बिना उसके इनका कुछ नहीं हो सकता गुजारा। हाँ, चाइना से मैं नहीं समझता हूँ कि इमीडिएटली ये अपने रिश्ते तोड़ देंगे या उनसे वार्ता बंद कर देंगे, ऐसा नहीं है। वो हर देश से अपने वास्ते रखेंगे, हर एक से बात करेंगे। मैं समझता हूँ इन बातों में कि जैसे ही ये चीजें हो जाएंगी नॉर्मलाइज तो एक डिप्लोमेटिक चैनल पे आना जाना भी शुरू होगा। वो हमारे देश में आएंगे, हम उनके देश में जाएंगे, जैसे पहले होता था नॉर्मल तरीके से। उनके विदेश मंत्री हमारे आएंगे, हमारे विदेश मंत्री उनके यहाँ जाएंगे और कई डायलॉग होंगे और बायलैटरल
ट्रीटी होगी, उसके बाद एग्रीमेंट्स होंगे, उसके बाद नई सरकार अपना काम संभालेगी। और मैं समझता हूं अगर अच्छी तरीके से चले तो हमारा पड़ोसी भी अच्छा रहेगा और हमारे देश से अच्छे रिश्ते भी रहेंगे। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर बातें आपकी ओर से कही गई और आपकी ओर से बिल्कुल एकदम स्पष्ट कहा गया है। रोटी बेटी का रिश्ता अपनी जगह है, संबंध अपनी जगह है, संस्कृति अपनी जगह है, लेकिन सर्वोपरि चाहे वो भारत हो, चाहे वो नेपाल हो और चाहे वो चाइना ही क्यों ना हो, हर किसी के लिए अपना देश पहले है और इसी तर्ज पर वो आगे काम करते हुए नजर आएंगे। और इसीलिए मैं कह रहा था कि वो चाइना से हथियार खरीदते हुए भी आपको नजर आ सकते हैं, भारत से व्यापार